Hi students, this is Aprajita. Welcome back to evidyarthi.in and I hope आप सब अच्छे हो and you all are doing great. So guys, chapter number 5 कर रहे थे आपका minerals and resources आपकी geography की book से and today's topic is very lovely topic, energy resources. Okay, so energy resource, energy, okay let me show my डोला, नहीं मेरे पास नहीं है. तो energy basically यार हर एक इंसान को एनर्जी तो चाहिए होती है हर एक एक्टिविटी करने के लिए, वैसे ही हर एक मशीनरी को, हर एक चीज को भी एक बैक एनर्जी चाहिए होती है. फॉर एग्जाम्पल गाइस यार धूप से खेल वेल के आते हैं, अभी तो यार पता नहीं आई गेस ग्लूकोज और वो जो हम लोग पिया करते थे पहले उसका थोड़ा सा क्रेज खत्म हो गया है, बट पहले मैंने बहुत ज़्यादा पिया है ऑरेंज फ्लेवर, नींबू पानी फ्लेवर. यार हम लोग ग्लूकोज पीते थे ना, वो आती मम्मी सबसे पहले ग्लूकोज घोल के देती थी. दैट इज़ फॉर एनर्जी पर्पस. हम लोग अपनी इतनी सारी एनर्जी ड्रेन करके आए हैं, अब वो पी लिया तो एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा थिंक करते थे. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यार खाना बनाना है. ठीक है, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. यप, कौन सी? फायर की एनर्जी चाहिए. फायर नीचे होगा तो खाना पकेगा. ठीक है, सो यार हर चीज के लिए हमें एक एनर्जी चाहिए होती है. बेसिकली लाइट जलाने के लिए व्हीकल्स को एनर्जी चाहिए पेट्रोल की, और हमें एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की घर को उजाला करने के लिए. सो वी नीड इनडायरेक्ट डायरेक्ट एनर्जी इन एवरी फेस ऑफ आवर लाइफ. हीट व्हीकल में, मशीनरी में क्या चाहिए भाई? इन बड़ी बड़ी मशीन्स को चलने के लिए इसको क्या चाहिए होता है? इसको चाहिए होता है इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी. ओके, सो एनर्जी रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर. तो देखते हैं कौन कौन से एनर्जी रिसोर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं. तो बेसिकली एनर्जी को आप दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हो. एनर्जी रिसोर्स के दो बच्चे हैं, एक है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. बहुत ही ज्यादा इजी है दोनों. सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी समझते हैं. गाइस कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होती है जो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी, लिमिटेड टाइम फ्रेम तक है हमारे पास और उसको बनने में काफी वक्त लगता है. इसको आप नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से भी जोड़ सकते हो, दोनों एक दूसरे से काफी मिलते हैं. और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है जिसको बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, या हमारे पास लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड तरीके से वो हमारे पास मौजूद है. ठीक है, सो ये आप जोड़ सकते हो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से. अब गाइस बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि देखिए ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है ना नॉन रिन्यूएबल और एक पढ़ा है रिन्यूएबल. ठीक है, ये दोनों हमें पढ़े हैं यार बहुत बार ज्योग्राफी के अंदर. नॉन रिन्यूएबल का मतलब जिसको बार बार रिन्यू नहीं कर सकते, जो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम तक ही इंसान के पास मौजूद है, जैसे कि पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोयला, मिनरल्स. ये सारी चीजें इंसान के पास काफी कम वक्त के लिए मौजूद है, वो बार बार वापस नहीं बनने वाली. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो हमारे पास लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड तरीके से मौजूद है. जैसे सूरज की रोशनी अनलिमिटेड आ रही है यार, विटामिन डी लेते रहो, सोलर एनर्जी बनाते रहो. पानी भी यार बार बार वाटर साइकिल के जरिए बार बार रिन्यू होता रहता है, नया वापस बनता रहता है. हवा, ऑक्सीजन कोई कमी नहीं है यार, उसको बचाने की जरूरत नहीं है. हाँ, उसकी क्वालिटी को अच्छा करने की जरूरत है. पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट तो सबको चाहिए होता है, लेकिन हाँ आप कह सकते हो विंड की भी कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है. ये सब आपको किस में मिलेंगे भाई? रिन्यूएबल यानी कि रिन्यू हो जा रहे हैं. और नॉन रिन्यूएबल मतलब कि नहीं भाई वापस नहीं बनने वाले. सो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल भी इन्हीं दोनों की तरह है गाइस. कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो वापस नहीं बनने वाली. नॉन रिन्यूएबल से मिलता है कन्वेंशनल और रिन्यूएबल रिसोर्स से मिलता है नॉन कन्वेंशनल. ठीक है, बस ये थोड़ा ऑपोजिट हो गया है. रिन्यूएबल रिसोर्स के साथ है नॉन कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के साथ है कन्वेंशनल. ठीक है, तो ये दो से मैंने आपको वो वाले दो समझा दिए. अब बेसिकली हम पढ़ते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स. कोल, पेट्रोलियम, कोल यानी कि कोयला, पेट्रोलियम यानी कि ईंधन, खनिज, नेचुरल गैस,
यूरेनियम, ये सब है आपका कन्वेंशनल सोर्स, यानी कि मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं इनको बनने में। इंसान के पास ये ज़्यादा मात्रा में नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल भी है, बर्थी भी है, और इसको बनने में साथ ही साथ इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब गाइज कोल आप जानते ही हो, चारकोल को हम आग जलाने में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, रोड्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल का यार मैं बोलने में मेरे को ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। पेट्रोल यूज फॉर परफ्यूम्स, पेट्रोल इज यूज फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स, पेट्रोल प्लास्टिक बैग को बनाने में भी इस्तेमाल होता है। नेचुरल गैस एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है, गैस सिलेंडर्स में इस्तेमाल होता है। एंड यूरेनियम गाइस, यूरेनियम एक तरीके का मिनरल है, ये भी एक तरीके का मतलब इससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। कुछ एटॉमिक कुछ इसके होता है, उसको अलग करके हीट बना के, इट्स लाइक एटॉमिक एनर्जी है एंड न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, इसके साथ भी ऐसा ही होता है गाइस, यूरेनियम से भी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। सो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो फिर से नहीं बनने वाले हैं, लिमिटेड टाइम फ्रेम हमारे पास है, काफ़ी कॉस्टली होते हैं, इट इज़ वेरी वेरी वर्थी टू अस, वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया सबसे पहले कन्वेंशनल वाला, ठीक है, वो जो वापस नहीं बन सकते, नॉन रिन्यूएबल। ओके, अब हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल, यानी कि जो वापस बन सकते हैं, जिनका थोड़ा सा भी हमारे पास अनलिमिटेड, एकदम अनलिमिटेड है यार, यूज करो। ठीक है, सो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको रिन्यूएबल बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे करके लिखोगे ना अपने डेफिनेशन कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो यू कैन कैटेगराइज इट एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इन द जियोग्राफी कॉन्टेक्स्ट, ऐसे करके यार थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख दोगे ना, हम खुश हो जाएंगी। ठीक है, सो गाइज अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल यानी कि एकदम बढ़िया है, हमारे पास अच्छी खासी मात्रा में है, खराब नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, बार बार बनता रहेगा। ठीक है, फायरवुड, लकड़ियाँ, यस लकड़ियाँ। अगर आप सोच रहे हो यार फॉरेस्ट आजकल डिफॉरेस्टेशन बढ़ता चला जा रहा है, लकड़ियाँ कहाँ से हमारे पास तादाद में है भाई, अनलिमिटेड थोड़ी ना है लकड़ियाँ, तो बस सोच के देखो अनलिमिटेड है यार। ठीक है, आप बार बार उसे उगा सकते हो, उसको मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ईयर नहीं लगते हैं उगने में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा हो जाता है, उससे भी कम में एक्चुअली। सो हमारे पास फायरवुड की कमी नहीं है, हमारे इंसान के ऊपर ये बात आनी चाहिए गाइस कि वो उगाता रहे तो कभी कमी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का पहला नाम। फिर दूसरा नाम आता है गाइस कैटल डंग, जिसको हम गोबर कहते हैं या कंडे भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कैटल डंग होता है भाई, रूरल इंडिया में ये दो चीजें बहुत इस्तेमाल होती हैं, कैटल डंग एंड फायरवुड। आज भी देखिए भाई वहां का चूल्हा, जी हाँ फायरवुड के चूल्हे पे खाना बनता है भाई, अच्छा खासा लकड़ी के ऊपर खाना बनता है। अभी भी मैंने राजस्थान में चीज़ बहुत देखी है भाई, बढ़िया सी रोटियां बनती है एकदम लेप लेके, आई थिंक वो बेलन चकला भी इस्तेमाल नहीं करते, हाथों से लेप के साइड में लगा देते हैं और क्या जबरदस्त खाना बनता है। ठीक है, सो कैटल डंक यानी कि गोबर के उपले, वो भी मैंने सीरियसली मैं एक इस ऐसे पार्ट ऑफ लाइफ में भी जी चुकी हूँ जहाँ पे मैंने गोबर के उपले सूखते हुए देखे हैं, गोबर में खाना बनते हुए देखा है, चूल्हे पे खाना बनते हुए देखा है, मैंने खुद भी बनाया है। सो वो जिंदगी भी जी के आई हूँ भाई मैं। ठीक है, सो शहरी लोगों को ये चीज़ काफ़ी फैसिनेटिंग लगती होगी, बट इट इज़ नॉट दैट मच फैसिनेटिंग गाइज। काफ़ी मेहनत लगती है लकड़ियों को इतनी दूर दूर से काट के लाने में, और गोबर को सुखाना, उसमें बहुत मेहनत लगती है यार। ठीक है, बट स्टिल यू कैन कंसिडर दीज टू एज 70% रूरल एरिया के लोग ये दो को ही अपना एनर्जी बना के चलते हैं, ये दो को ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं टू कुक फूड एंड अदर थिंग्स। ठीक है, साथ साथ गाइज पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जो है ना कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये किस में आएगा गाइज, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये दोनों नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो इस्तेमाल होने के बाद खत्म हो जाता है, जो वापस नहीं बनने वाला, दैट इज कन्वेंशनल, और जो इस्तेमाल होने के बाद वापस भी बन जाएगा, उसका चांस है, उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, दैट इज नॉन कन्वेंशनल। साथ साथ इसमें और भी हम एग्जांपल डालने की कोशिश करें तो सोलर एनर्जी आ जाती है,
विंड एनर्जी आ जाती है, टाइडल एनर्जी आ जाती है, थर्मल एनर्जी आ जाती है। गाइस समुद्र में जो लहरें होती है ना, बड़ी बड़ी ऐसे टाइड्स आती हैं, क्या वो कभी खत्म होंगी? समुद्र भी कभी खत्म नहीं होगा और वो भी खत्म नहीं होगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी हो गया। सो ये सब ऐसी चीजें हैं जो खत्म नहीं होंगी, हमें इसकी कोई कमी नहीं है, सूरज की रोशनी की कोई कमी नहीं है हमें। ठीक है, सो ये सब पहुंचेगा कहाँ पे? नॉन कन्वेंशनल में। और जिसकी कमी है, जिसको बनने में वक्त लगता है, जिसको बहुत ज़्यादा पैसा भी लग जाता है खर्च, मतलब इस्तेमाल करने में भी और मतलब खरीदने में भी, और बहुत ज़्यादा हानि भी देता है एनवायरनमेंट को, वो सब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में फॉल करेगा। बार बार बता रही हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हमने बात कर ली कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल की। ठीक है, सो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का देखिए मैंने आपको बता ही दिया था एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। अब गाइस आप सोचते हो कि टाइड इतनी ज़्यादा लहरें आती हैं, तो ऐसे ही नेचुरल तरीकों वाली चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं बना रहे आप? ठीक है, इतनी लहरें आ रही हैं, इतना सूरज की रोशनी है भाई, विंड इतनी है, तो हर जगह विंड मिल खोल दो, हर जगह टाइडल एनर्जी के प्लांट खोल दो, बनाते रहो इलेक्ट्रिसिटी अनलिमिटेड वे में। सो इस बात ये है कि ये जो टाइडल एनर्जी बनाने के लिए, थर्मल एनर्जी बनाने के लिए, जियोथर्मल एनर्जी बनाने के लिए या सोलर एनर्जी बनाने के लिए, इसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी और मशीनरी चाहिए होती है वो बहुत महंगी होती है। ठीक है, समुद्र के बीच में टाइडल प्लांट लगाना इज़ नॉट अ जोक, और ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसीलिए है तो अच्छा तरीका, ठीक है, ऐसे ही तरीके हमें और इस्तेमाल करने चाहिए जिससे ना ही कोई हमारा मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर वाला कोई चीज़ खराब हो, बर्बाद हो, और ना ही मतलब नेचर को हानि हो। ये वो चीज़ें हैं, सोलर विंड एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होंगी। बट मेन बात ये है इनको लगाने में, इन सब चीज़ों को, ठीक है, ये सब पैसा बहुत लेती हैं। दैट्स वाई एक लिमिटेड, ये देखिए ये टाइडल एनर्जी प्लांट लगते हैं ना समुद्र के अंदर, समुद्र के बीच में। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी हमारे पृथ्वी के अंदर से गर्म भाप आ रही है, गर्म ताप आ रही है, उससे बनाना इलेक्ट्रिसिटी, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट होता है गाइस। ठीक है, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी। अब मैंने नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल समझा दिया गाइस। कन्वेंशनल बनने में वक्त लगता है, फिर से नहीं बनेगा, एंड नॉन कन्वेंशनल अनलिमिटेड। ओके, सो गाइस फायरवुड और कैटल डंग की मैंने बात कर ली है आपसे भाई। 70% आज भी रूरल इंडिया में इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। ये देखो यार, इस तरीके से बड़े सुंदर सुंदर घर दिखते हैं यार आपको। ठीक है, आज भी बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ, डिपेंडेंसी के साथ ये लोग रहना पसंद करते हैं। ये देखिए इनकी जो छत है वो घास फूस, धान वगैरह से एकदम लेप लेप के बनवाई जाती है। साथ अभी जस्ट मेरा वृंदावन का ट्रिप हुआ था गाइज, तो वृंदावन की ट्रिप में वहाँ पे मैंने एक जो बाबा जी थे, ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, सो उनके घर में गई थी मैं। दैट हाउस वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा था, बाहर इतनी गर्मी थी, बट वो घर बहुत ठंडा था क्योंकि वो पूरा गोबर के उपलों से लेपा हुआ था। ठीक है, पूरी तरीके से इट वॉज अ नेचुरल हाउस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, सो या गाइस इसके प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं, लाइक ज़्यादा बारिश ना झेल पाना, बड़ी जल्दी ख़राब हो जाएगा, बड़ी जल्दी टूट जाएगा, वो एकदम सॉलिड रॉक सॉलिड सीमेंट की तरह नहीं होता है। बट या हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, सो गाइज हमने बात कर ली कि किस तरीके से लकड़ी और काउडंग यानी कि गोबर के उपले 70% इस्तेमाल करे जाते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन अब ये धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है गाइज। कैसे? क्योंकि यार आजकल फॉरेस्ट को छोड़ा कहा जा रहा है, आजकल उसको काट दिया जाता है, और आजकल काट ही देंगे तो यार लोग कहाँ से लेकर आएंगे लकड़ियाँ अपने चूल्हे के लिए। साथ ही साथ कैटल डंग के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कैटल डंग को एग्रीकल्चर में बहुत इस्तेमाल कर लिया जाता है एज अ मैन्योर। ठीक है, खाद के इस्तेमाल में गोबर के उपले जा रहे हैं भाई, तो फिर गोबर के उपले लोगों के लिए तो छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वही बात है गाइस कि धीरे धीरे करके जो बहुत नेचुरल वे ऑफ लिविंग था वो धीरे धीरे करके ख़त्म होता चला जा रहा है। ओके, एंड अगर अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ गाइस कि कैटल डंग जो होता है, गोबर होता है, ठीक है,
इट डज क्रिएट पोल्यूशन, ठीक है। अगर आप बोलोगे नहीं मैम कैटल डंग ये बुराई होती है, ये भी बुरा होता है, यस मैं कहूँगी कैटल डंग बुरा होता है, उसे आप जलाओगे तो उससे भी पोल्यूशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन व्हाट दिस टॉपिक इज गोइंग टू टेल इज कि इन दोनों में से बेटर कौन है। अगर मैं केरोसिन का तेल जलाऊंगी, एलपीजी जलाऊंगी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जलाऊंगी और एक जगह मैं गोबर के ओपले जलाऊंगी, तो अब दोनों को देखते हैं किसमें ज़्यादा पोल्यूशन होगा। पोल्यूशन दोनों में ही होगा, लेकिन जो गंदा वाला पोल्यूशन होगा वो केरोसिन और एलपीजी में होगा, वेरी वेरी हार्मफुल वाला, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यार ग्लोबल वार्मिंग की। केरोसिन का तेल और एलपीजी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करेगा, ठीक है। केरोसिन, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस सब मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उनको बनने में, वेरी कॉस्टली, नॉट वेरी इफेक्टिव। तो देखा करो गाइस कि ना कौन सा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। हमको पता करना है कि बेटर ऑप्शन कौन सा है। आप बुरा चुनोगे या सबसे बुरा चुनोगे? आई थिंक बुरा ही चुनोगे, ठीक है। सो वही बात है गाइस कि हर चीज़ का बुराई होती है और अच्छाई भी होती है, लेकिन हमें पता करना है कि किसमें ज़्यादा बुराई है। उस ऑप्शन को दूर रख के हमको थोड़े बुराई वाला ऑप्शन चुनना चाहिए। सो कैटल डंग इज अ वेरी ग्रेट ऑप्शन एज कंपेयर टू द केरोसिन ऑयल एंड एलपीजी। ओके, सो इसके बाद वाला जो यार आएगा आपका टॉपिक, दैट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, दैट इज नॉट अनलिमिटेड। इसे बनने में काफ़ी वक्त लग जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल उसमें भी आता है गाइज, एंड बहुत कॉस्टली भी होता है। गोइंग टू लर्न कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी दूसरे वाले टॉपिक में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपना ध्यान रखिए एंड जय हिंद एवरीवन, बाय बाय।